of thermal conductivity. चलिए, so let's begin students. So this is a rod that we are having. अब अलग अलग situations है. We will be dealing with 4 different situations. Please try to answer for every case that I ask you. उससे आपका collective equation form हो जाएगा. So we have this rod. अपने पास में एक rod है and we are allowing heat to flow. तो हम क्या कर रहे हैं? हम heat को flow होने दे रहे हैं. This is the first case that we are talking about. Now let's say we allow the heat to flow for 5 minutes. तो आपने heat को आने दिया. कितना time? 5 मिनट. Second case, we allow the heat to flow for 10 minutes. तो कौन से केस में ज्यादा हीट फ्लो होगा? 5 मिनट्स में ज्यादा हीट फ्लो होगा कि 10 मिनट्स में ज्यादा हीट फ्लो होगा? चलिए, निशा has answered, संस्कृति answered, हरिंदर answered, विशाल answered. क्वेश्चन समझा सब लोगों? वेरी गुड. गार्गी करेक्ट. बहुत बढ़िया. आंसर सभी के राइट है. ऋषिक आंसर्ड, गौरी आंसर्ड. So we are allowing heat to flow from one end to the other end. आप heat को 5 मिनट फ्लो होने दो. केस 1. सेकेंड केस, आप heat को 10 मिनट फ्लो होने दो. So 10 मिनट में more heat can flow from one side to the other side. So जो अपना पैरामीटर है heat flow यानी Q हो गया. So this Q is directly proportional to time of flow, which is T. So heat flowing is directly proportional to the time. चलिए अभी सेकंड पैरामीटर पे जाते हैं. प्लीज ध्यान दीजिए. अपने पास में रॉड है. सेकंड केस, दिस इज द एरिया. अभी हमारा पैरामीटर इज एरिया. सो दिस इज द एरिया. सेकंड केस देखो, वी आर हैविंग अ रॉड, लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया. So case 1 less area, case 2 more area. Now think and answer. कौन से केस में ज्यादा हीट फ्लो होगा? कम एरिया कि ज्यादा एरिया? कम एरिया में ज्यादा हीट फ्लो होगा कि ज्यादा एरिया से ज्यादा हीट फ्लो होगा? Three answers I've got. All the 3 are wrong answers. Nisha correct, हरिंदर correct, संस्कृति correct, गौरी correct. तो जिन्होंने wrong बोला, अब सुनिए आपने wrong क्यों बोला? क्योंकि आपने तुरंत मन में स्पीड सोचा. मैंने ये नहीं बोला कि कहां से फास्ट हीट जाएगा. क्वेश्चन था कौन से केस में ज्यादा हीट जाएगा. तो जब आपके पास एरिया छोटा है तो जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हीट को कंडक्ट करेंगे वो भी तो कम होंगे ना. समझो इसमें 100 पार्टिकल है, इसमें 500 पार्टिकल्स है. सो 500 पार्टिकल्स विल बी एबल टू सेंड ओवर मोर हीट as compared to the lesser number of particles. बात समझ में आ रही है सबको? क्यों ज्यादा एरिया होना चाहिए? क्लियर हुआ क्या सबको? स्पेशली जो लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर गए थे, आप लोगों को समझ में आया? करेक्ट बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. So Q is directly proportional to the area.
चलिए तीसरे पैरामीटर की तरफ पढ़ते हैं। केस वन हो मतलब फर्स्ट पैरामीटर डन, सेकंड पैरामीटर डन, पैरामीटर नंबर 3। So first case, this is my first case, हाँ, नीचे वाला फर्स्ट, ऊपर वाला सेकंड। So this is 80 degrees, दूसरा साइड is 20 degrees। सेकंड केस देखो, लेफ्ट साइड इज 80, दूसरा साइड इज 50। नाउ थिंक एन आंसर, कौन से केस में ज्यादा हीट फ्लो होगा? केस वन में ज्यादा हीट फ्लो होगा कि केस टू में ज्यादा हीट फ्लो होगा? Yes, Bharti, what do you think? केस वन की केस टू? ओके, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं, कौन से केस में ज्यादा हीट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि हीट फ्लो कब तक होता रहेगा। हीट फ्लो तब तक होगा जब तक आपका राइट हैंड साइड 80 डिग्रीज नहीं बन जाता, तब तक हीट फ्लो होता रहेगा। अब सोच के बताइए, केस वन की केस टू, किसमें ज्यादा हीट फ्लो होगा? सबको क्लियर हो गया? केस वन में, ओके, केस वन में 80 से 20। लेट्स गेट इट दिस वे, सपोजिंग you have to give somebody, the difference is this much, this is what you have to give somebody। आपने उससे 80 लिया था, 20 दे चुके हो, तो आपका हिसाब किताब क्लियर करने के लिए यहां पर आपको उसको ज्यादा देना पड़ेगा कि 50 दे चुके हो, अब ज्यादा देना पड़ेगा। तो जिसको भी लग रहा है केस टू, ऐसा नहीं है भाई, केस वन में there will be more heat flow, so heat will flow till this right hand side becomes 80। तो 80 से 20 के केस में ज्यादा, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया संस्कृति। So Q, that is your heat flowing, it is directly proportional to temperature difference between the two faces। So this is delta T, or in some books you will get it as delta theta। चलिए लेट्स कम टू द फोर्थ पैरामीटर, और इधर थोड़ा सोच समझ के प्लीज आंसर दीजिएगा। कल जो हमने किया था उसको थोड़ा सा अप्लाई करना और इधर आंसर देना। So we are having a rod 1 meter long. We are allowing heat to flow। इस केस में ज्यादा हीट दूसरी एंड तक पहुंचेगा कि सिमिलर रॉड of greater length, same amount of heat is flowing। दूसरे एंड पे कौन से केस में ज्यादा हीट पहुंचेगा? प्लीज थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके देना आंसर। वेरी गुड साहिल।
अच्छा, चलिए, तो अभी जिनको लग रहा है कि यहां पर ज्यादा हीट पहुंचेगा, इस केस में ज्यादा हीट पहुंचेगा, ये जिसको लग रहा है, लेट्स कम टू यस्टरडे वाला एग्जाम्पल। कल हमने एक रॉड लिया था, उस रॉड के हमने 3 सेक्शन कर दिए थे। अच्छा, क्लियर हो गया? So there are no problem, no problem. So there are 3 sections. कल का जो आपका एग्जाम्पल था, let's come to that. There were 3 sections of the rod. आपने 100 units of heat सप्लाई किया था. So after 1 minute, फर्स्ट सेक्शन के पास 50 यूनिट्स था, सेकेंड वाले के पास 15 यूनिट्स था, और थर्ड वाले के पास में 10 यूनिट्स हीट पहुंचा था. दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हीट फ्लोइंग टुवर्ड्स द अदर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो 1 मीटर के एंड पे आप ये वाला समझ लो, तो इधर आपको डिफरेंस ऑफ 50 यानी 50 यूनिट्स पहुंचा इधर. अब 3 मीटर तक जाते हो तो 3 मीटर के एंड तक आपका 10 यूनिट पहुंचे. So as the distance increases, the heat flowing goes on decreasing. So heat flowing is directly proportional, inversely proportional. So it is inversely proportional to the distance between the two faces, and we mark it as x. तो ये आपके 4 पैरामीटर्स हैं. ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर हमारा डेरिवेशन बेस्ड है. तो ये सब हम एक्सपेरिमेंटली करके लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आ गया इसलिए लिख दिया है. ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है. These are the 4 things that they have checked, and then these results have come up. चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इन चारों को कंबाइन कीजिए, चारों रिजल्ट्स को एक साथ में कंबाइन कीजिए. तो जब हम चारों रिजल्ट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू, सो व्हाट इज माय Q प्रोपोर्शनल टू? A T डेल्टा T अपॉन X. हमने चारों पैरामीटर्स को साथ में ले लिया. देखिए, कंबाइन कीजिए, समझ में आ रहा है आपको? सो वी हैव कंबाइंड द 4 स्टेप्स, और ये हमारा रिलेशन आ गया. प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, इक्वल टू साइन आएगा. सो देन व्हाट डू वी डू? कांस्टेंट डालते हैं. सो दैट कांस्टेंट इज K. So K A T delta T upon X. Very good, Saraswati. So this K is my coefficient of thermal conductivity. So K is equal to Q A T delta T by X. चलिए, अभी बहुत ध्यान से देखेगा. नॉर्मली जो चीजों को अपने को याद करने की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं? हम लर्न करते हैं उसको. वो चीज को हम जो डिराइव किया है उसकी मदद से कैसे आंसर कर सकते हैं, ध्यान से देखिए. सो व्हाट आर वी गोइंग टू आंसर नाउ? वी आर गोइंग टू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. आपका क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. अब डेफिनेशन सुनिएगा, 2-3 बार बोलूंगा, आराम से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए. अपने को सिर्फ सबके नाम पता होने चाहिए. ये क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. दिस इज अपना हीट फ्लोइंग. ये देखिए, ये एरिया है, ये टाइम है,
और ये कॉम्बिनेशन है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। कल किया था हमने ये, तो ये है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलिए आइए डेफिनेशन देखिए। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक बार फिर से सुनिए। Coefficient of thermal conductivity is defined as, so it is defined as what? ये देखो ऊपर, amount of heat flowing per unit area, per unit time, per unit temperature gradient। हो गया आपका डेफिनेशन, हो गया। आइए यूनिट्स पे आइए भाई। Once you are done with the definition, please come to the units। ये एक बहुत ही important पार्ट है। सो इसका यूनिट्स और इसका डायमेंशंस ये बहुत रेगुलर बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका यूनिट देखिए क्या करेंगे। पहले आप लिखो क्यू। क्यू इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी हो गया जूल। एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज मीटर स्क्वायर। टाइम, टाइम हो गया सेकंड, दिस इज केल्विन अपॉन मीटर। एक मीटर, मीटर कट हो गया। सो फाइनली आपके पास जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। ये हो गया आपका एसआई यूनिट, जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। नाउ जनरली वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट्स, वर्क अपॉन टाइम इज पावर, पावर का यूनिट इज वॉट्स। तो यहां पर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वॉट्स पर मीटर केल्विन। तो जो अलग तरीका इसको लिखने का वो है वॉट्स पर मीटर केल्विन। ये समझ में आया आपको पूरा यूनिट हमने जो लिखा। इसके अलावा देखिए जूल के अलावा आप अर्ग में लिख सकते हो, आप कैलोरी में लिख सकते हो, आप किलो कैलोरी में लिख सकते हो, केल्विन के जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो। बट ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वॉट्स पर मीटर केल्विन किस तरीके से। चलिए अगला चीज हम लोग करेंगे डायमेंशंस। सो फ्रॉम दिस आइए डायमेंशंस कर लेते हैं। जूल, जूल इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी का डायमेंशन? L2 M1 T-2। This is meter, meter is length, second is time, and you have Kelvin. So final answer देखिए आपका, फाइनल आंसर डायमेंशन का L1 M1 T-3 K-1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस। इस चीज के लिए ये हमने किया है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। चलिए इसका पिक ले लीजिए प्लीज एक। Okay students, so we use this. So therefore Q upon T, Q upon T क्या हो जाएगा? Q upon T will be K A delta T upon X. This is my Q upon T. Q upon T का नाम देखिए, it is written as P conduction, basically conducting power हो गया वो, और it is also known as the rate of conduction।
So this is my conducting power या the rate of conduction. So rate of conduction क्या मिल रहा है मुझे? Rate of conduction मुझे मिला K A delta T upon X. This is my rate of conduction. So rate of conduction क्या है? K A delta T upon X. Now students, अपना aim क्या है? हमको चाहिए thermal resistance. Now if you can just remember or recollect the electrical resistance, Ohm's law याद है आपको? V is equal to IR. So R is equal to V upon I. V है आपका potential difference and I is the current flowing in that conductor. चलिए एक बार फिर V is equal to IR, R is equal to V upon I. V is the potential difference between the two ends of the conductor. I is the current flowing in the conductor. Now the same analogy we are going to use here. So either Q is my heat flowing. So the rate of heat flow, that is equivalent to my current का flow. And very good Nisha. And यहाँ पर ये दो ends के बीच में there is a temperature difference. तो ये जो temperature difference है, this is analogous to my potential का difference. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में था पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे हमारे पास यहाँ है टेम्परेचर डिफरेंस. जैसे इलेक्ट्रिसिटी में था करंट फ्लोइंग, यहाँ पर हमारे पास में है द हीट फ्लोइंग और द रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग. सो यहाँ से हम लोग जनरेट करने वाले हैं अगला फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. प्लीज ध्यान दीजिए, ये एक्स ऊपर के ए नीचे, दिस इज इक्वल टू delta T upon P conduction. So what we have done is ये P conduction को नीचे लेके आओ, X के A को ट्रांसपोज मार दो. So just shift them and this is thermal resistance given by RT. तो ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस. देखिए जरा आप लोगों इसका क्रिस क्रॉस जो किया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा देखो भाई. बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन सा टर्म किधर से किधर चले गया. चलिए अब जरा दिमाग लगाइए और मुझे इसका यूनिट बताइए. What will be the unit in this case? Thermal resistance का यूनिट बताइए. Please apply and tell me. नहीं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बोलो. केल्विन. सो इसका जब आप यूनिट निकाल रहे हो तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या आएगा? अभी अभी आपने देखा P कंडक्शन, दिस इज Q बाई T. Q इज हीट, जूल हो गया अपॉन टाइम विच इज सेकेंड. So this is Kelvin second per joule. अगर आपको केल्विन के फॉर्मेट में नहीं लिखना है या उसके फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड पर जूल. आपको अगर जूल हटाना है तो आप इधर कैलोरीज या किलो कैलोरीज डाल सकते हैं. Now what about the dimensions? Come on, please try the dimensions as well. क्या होगा इसका dimensions? चलिए ट्राई कीजिए. टेम्परेचर इज इन केल्विन, सेकेंड्स,
टाइम हो गया, एनर्जी L2m1t-2, उसको लेके जाओ ऊपर, L-2 m-1 T3 K1। तो ये आपका डायमेंशंस आ गया फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए आराम से जरा 2 मिनट देखिए।